वेलकम बैक टू द आर्मचेयर सोशियोलॉजिस्ट। और आज हम नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी देखेंगे। दिस इज इन कंटिन्यूएशन विथ आवर ऑनगोइंग सीरीज ऑन सोशियोलॉजिकल मेथोडोलॉजी। और आज का हमारा जो ये लेक्चर है ये हार्लम बॉस के ब्लू बुक पे बेस्ड है। और आज के लेक्चर में हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स में इस तरह से हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है। फिर इंटरप्रेटिव अप्रोच कि कैसे ये जो है दूसरे साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज जो है पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी से कैसे अलग है। और फिर हम डाइव करेंगे जो तीन मेन इंटरप्रेटिव अप्रोचेस हैं। पहला मैक्स वेबर का फर्स्ट है, और इसमें हम बहुत डिटेल में सोशल एक्शन क्या होता है, सोशल एक्शन के क्या टाइप्स हैं, उसका पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से समझेंगे। इसमें मैंने यूपीएससी के पहले के आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। आई थिंक 2 क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद हम जाएंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के मेथोडोलॉजी पे। यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा सेल्फ कॉन्सेप्ट, लेबलिंग और हर्बर्ट ब्लूमर का मेथोडोलॉजी। उन्होंने कैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कैसे पढ़ता है सोसाइटी को, कैसे उसको स्टडी करता है, उसको समझाया है, उसको हम लोग देखेंगे। एंड थर्ड में हमारा है फेनोमेनोलॉजी का मेथोडोलॉजी, दैट इज अ लिव्ड फेनोमेना, focusing on how individuals create and experience reality from a first person perspective. Now, each of these approaches is important not only for the theoretical section of paper 1, लेकिन फिर ये बाद में आपको पेपर 2 में भी हेल्प करेगा इंडियन सोशल रियलिटी को समझने के लिए। और मेरा अप्रोच ऐसा है कि मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाते जाऊंगी और उससे रिलेवेंट जो एग्जाम्पल्स हैं, खासकर जो इंडियन एग्जाम्पल्स हैं, उसको भी मैं आपको समझाते जाऊंगी। तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सभी वीडियोस में बताया है कि मैं हार्लम बॉस की ऑरेंज बुक यूज कर रही हूँ सोशियोलॉजी में एक बेस, एक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए, जिसको यूपीएससी या दूसरे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर के लिए यूज किया जा सकता है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम हार्लम बॉस के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट इंट्रोडक्शन को कई पार्ट्स में कंप्लीट किया है, और उसके बाद हम चैप्टर 12 पे गए विच इज मेथोडोलॉजी, क्योंकि बुक में ये बताया गया है कि किताब के बाकी सभी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमें मेथोडोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के कंटिन्यूएशन में हमने मेथोडोलॉजी का एक लेक्चर देख लिया है विच इज़ बेस्ड ऑन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी। उसमें हमने डरखाइम और डरखाइम की सोशियोलॉजी का सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ सुसाइड और सुसाइड के जो टाइप्स हैं, इन सभी को अच्छे से देखा है। इस लेक्चर से पहले आप उस लेक्चर को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के लिए मैंने कम्प्लीटली जो हार्लम बॉस की ब्लू बुक है इस पे हेविली रिलाई किया है, क्योंकि इस किताब में ज़्यादा अच्छे से दिया गया है, बट मटेरियल काफ़ी डेंस है। इसीलिए मैंने नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज पहले पार्ट में हम इंटरप्रेटिव मेथोडोलॉजी देखेंगे, जिसमें हम वेबर और हर्बर्ट ब्लूमर और फेनोमेनोलॉजी इसको देखेंगे काफ़ी डिटेल में। और इसके बाद में जिसका सेकेंड पार्ट होगा, फिर उसमें हम इत्मीनान से बाकी जो नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी हैं, जैसे कि क्रिटिकल सोशल साइंस, फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्न, एथनो मेथोडोलॉजी, और इसके अलावा भी कुछ और मेथोडोलॉजीज जो मैंने देखा है यूपीएससी के क्वेश्चंस में आते हैं, उसको भी हम टच करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चूंकि स्पेशली जो आने वाले पार्ट में होगा, मतलब क्रिटिकल सोशल साइंस एक्सेट्रा वगैरह में, चूंकि वो मटेरियल काफ़ी डेंस है, तो मैंने बहुत अच्छे से इसको नोट्स में कवर किया है, बट आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ब्लू बुक का पेज नंबर 898 से लेके 907 तक इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, 898 से लेके 907 तक, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके बाद वाला नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसको जब आप पढ़िएगा, मैं जो समझाऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, बट आप एक बार पढ़िएगा तो फिर आपको ये समझ में आएगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, इंटरप्रेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी। Now first we'll begin with the introduction. Introduction to interpretive and qualitative methodology. Now, despite the dominance of scientific method in sociology, an alternative interpretive or qualitative tradition has always existed. Now, these approaches argue
that scientific methods are inadequate for studying human behavior, or they are completely inappropriate as human behavior involves meanings and subjective experiences. अब जैसे कि मान लीजिए if we have to study gig workers like in Zomato delivery partners, now their insecurities, stress from rating systems or feelings of invisibility are often missed in the quantitative reports but captured in in-depth interview. तो वो एक तरह से inadequate हैं, कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाते हैं। या फिर उनका दूसरा मानना है कि बिल्कुल भी इसकी जरूरत ही नहीं, दे आर कंप्लीटली इनअप्रोप्रिएट। नाउ इफ वी हैव टू स्टडी फॉर एग्जांपल period leave policies in urban startups, period leave policies in urban startups, it requires understanding how menstruation is experienced and spoken about by employees. Now something this is something which numbers alone are not going to reveal. So these approaches, the positive non-positivist approaches, they argue that scientific methods are rather inadequate or inappropriate. Thus, some sociologists who advocate the use of interpretive and qualitative approaches suggest that they should be used to supplement scientific quantitative methodology, and others think that they should completely replace the scientific approaches. There is a debate. Some say that mix of both methods, that is triangulation, ये हम लोग आगे methods में देखेंगे, both methods triangulation, or others say that we have to completely ditch the statistics and only focus on the lived realities. अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, करंट इंडियन एग्जाम्पल, फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, if we combine the dropout rates, that is the quantitative, with interview of female students in rural settings, qualitative, this will give a fuller picture. तो या तो हम दोनों को जोड़ दें, that is the mix of both the methods, ताकि हमको एक और बढ़िया इन डेप्थ पिक्चर नजर आए, या फिर जो इंटरप्रेटिव अप्रोचेस से आते हैं उनका मानना है कि साइंटिफिक मेथड्स बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट हैं और उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, और सिर्फ जो लिव्ड सोशल रियलिटी है, जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस है लोगों के, बस उसी को स्टडी करना चाहिए। नाउ वी कम टू द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? ऑब्वियस है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, जैसे कि क्राइम रेट्स, सुइसाइड रेट्स या फिर डिवोर्स डेटा। नाउ दीज आर ऑफन सीन एज ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि दिस डेटा कैन बी काउंटेड एंड इनको हम काउंट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एनसीआरबी का डेटा हो, साइबर क्राइम कंप्लेंट्स का, तो दिस इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, तो ये हमको ट्रेंड दे सकता है। और दीज आर सीन ऑफन ऑब्जेक्टिव इन नेचर, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं उनको देखा जाता है जैसे कि वो कम बायस्ड हैं, ज्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं, बट दे मे हाइड डीपर रियलिटीज। जैसे कि अभी मैंने जस्ट जो आपको साइबर क्राइम कंप्लेंट का एग्जांपल बताया, तो उससे आपको डेटा मिल जाएगा, एक ट्रेंड मिल जाएगा, बट maybe you will not be able to realize what personal trauma the people have gone through because of cyber crime, because of these cyber bullies, this cyber crime. अब हम आते हैं क्वालिटेटिव डेटा पे। क्वालिटेटिव डेटा, इट कैप्चर्स द मीनिंग थ्रू वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इंटरव्यू, लाइव स्टोरीज, एंड दीज आर ऑफन सीन एज ऑफरिंग डीपर इंसाइट्स। अब जैसे कि अगर हमको रिलीजन के बारे में समझना है, तो इंस्टेड ऑफ काउंटिंग चर्च अटेंडेंस, कि कितने लोग कितनी बार अटेंड कर रहे हैं चर्च को, अगर हम इस क्वालिटेटिव मेथड पे जाएं कि व्हाट डज रिलीजन मीन टू द पर्सन, तब हमको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, इंडियन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोविड के टाइम पे आशा वर्कर्स, कोविड के टाइम पे आशा वर्कर्स, हाउ दे वर ट्रीटेड ड्यूरिंग द कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव।
ना इफ वी ओनली टेक द क्वांटिटेटिव डेटा, तो फिर हमको पता चलेगा कि कितने लोग कब वैक्सीनेटेड हुए, क्या एज ग्रुप था, और कितने महीनों में पूरा का पूरा उसको कवर कर लिया गया एरिया को. बट हाउ द आशा वर्कर्स फेल्ट, what were their feelings of overwork, of lack of respect, that data we will not get from the quantitative methods. ये सिर्फ क्वालिटेटिव मेथड से ही हमको पता चल सकता है. जो उनके इन डेप्थ इंटरव्यूज होंगे उससे हमको कोविड के टाइम पे आशा वर्कर्स के स्ट्रगल को डीपर इनसाइट से अगर समझना है तो ही पता चलेगा, एंड वी विल बी एबल टू कैप्चर द मीनिंग. तो ये हो गया क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा. Interpretive approach. Now, sociologists who take an interpretive approach are usually the strongest advocate of qualitative data. They argue that the whole basis of sociology is the interpretation of social action. For example, why do thousands of young Indians migrate to Canada or Australia for studies? Beyond the numbers, qualitative interviews show a mix of aspiration, social pressure, and perceived failure of the local systems, and that is the reason of their huge migration. Such sociologists, the interpretive approach ones, they also argue that the social action can only be understood by interpreting the meanings and motives on which it is based. Now, for example, choosing to marry outside one's caste or community, it still carries immense social risk even in 2025. Now, qualitative studies explore the courage, the defiance, and the family dynamics involved in such situations. So, the key point is understanding human behavior requires accessing the subjective states of individuals. So, you must understand how the person feels and thinks from their own point of view. For example, in the aftermath of the Manipur ethnic violence, the experiences of displaced women in relief camps were documented through qualitative field work, highlighting feelings of loss, fear, and resilience. So, we must understand the human behavior, the subjective states of individuals. To understand the human behavior, we must understand the subjective states of individuals, and this is the whole interpretive approach. Now we come to the three qualitative interpretive sociological approaches. First one being the Max Weber Fresh 10, second is symbolic interactionism, and third is phenomenology. Now let's move to these three interpretive lenses. We will begin with Max Weber's Fresh 10. यूपीएससी 2019 में एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फेनोमेना. तो इसके आंसर में आप यही तीन जो इंटरप्रेटिव क्वालिटेटिव इंटरप्रेटिव मेथोडोलॉजीज हैं इन्हीं को आप बताएंगे. इसको आप ब्रीफ में दे सकते हैं. और दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी 2007 के बहुत पहले आया था. इसमें क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर एंड विच मेजर मेथड डिड ही सजेस्ट फॉर सोशल साइंस रिसर्च, इलस्ट्रेट योर आंसर विथ हिज सोशियोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो ये पहले उस वक्त शायद ये 60 मार्क्स टाइप के क्वेश्चंस होते थे, और इसको अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को कवर करने से आपका एक पूरा बड़ा टॉपिक जो है वो कवर होता है. तो अभी जो वेबर का पढ़ेंगे पूरा का पूरा, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो इसी क्वेश्चन को कवर करता है. सो अकॉर्डिंग टू वेबर for his methodology gave the concept of first 10, that is empathetic understanding. So Weber defined sociology as the study of social action. Action is social when it takes into account of other members of society. So an action becomes social only when it is done with others in mind.
जैसे voting in general elections. Voting in general elections is social action. It is done with awareness of what others think and its impact on the nation. तो वो एक तरह का social action है. An explanation of social action requires understanding of meanings and motives. जैसे कि rural youth, when rural youth joins Agniveer recruitment rallies, rural youth joining Agniveer recruitment rallies, their motives may include pride, job stability, family legacy. तो हमको उसका मीनिंग मोटिव समझना बहुत जरूरी है कि why the person did it. एंड अंडरस्टैंडिंग मोटिव्स, ये मोटिव्स हम समझेंगे कैसे, वही है प्रोसेस फर्स्ट हैंड का प्रोसेस, दैट इज एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग. So understanding motives could be achieved through first hand. That is, first hand helps us to go beyond surface level facts and get to emotional depth. Empathy is the key here. और ये एक जर्मन वर्ड है. जैसे कि एक एग्जाम्पल समझिए, अ क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ ट्रांस पर्सन्स, अ क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ trans persons participating in beauty pageants like Miss Trans Queen India, मान लीजिए, it reveals, ये सिर्फ एक तरह का पेजेंट तो नहीं ना हुआ, ये उसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है. It reveals motivations of dignity, acceptance and identity reclamation. तो वेबर जो है वो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट को बताते हैं जो हमको हेल्प करता है ह्यूमन बीइंग के मीनिंग्स और मोटिव्स को समझने के लिए. और ये फर्स्ट हैंड है क्या, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है क्या, वो अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे. अभी हमने जस्ट देखा कि सोशल एक्शन को समझने के लिए हमारा टूल है फर्स्ट हैंड. फर्स्ट हैंड के प्रोसेस, दैट इज एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस से हम समझेंगे कि सोशल एक्शन क्या है, मतलब क्या मीनिंग मोटिव है ह्यूमन बिहेवियर के पीछे. और उसका दो टाइप है, एक है एक्टुअलिस फर्स्टन, ये सब जर्मन वर्ड्स हैं तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है. फर्स्ट है एक्टुअलिस फर्स्टन और दूसरा है एरक्लैरेंडस फर्स्टन. इसका मतलब क्या है, पहले वाले का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग. डायरेक्ट मतलब कि वी डायरेक्टली अंडरस्टैंड समवन्स इमोशन और इंटेंशन बाय ऑब्जर्विंग देयर एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज. जैसे कि कोई गुस्सा हो बेस्ड ऑन देयर फेशियल एक्सप्रेशन. और दूसरा है एरक्लैरेंडस फर्स्टन, मतलब कि एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग. So this is deeper. We try to understand the reason behind an action, not just what we see. इसमें हम मोटिव को समझने का कोशिश करते हैं. जैसे कि मान लीजिए किसी को आपने देखा जो लकड़ी काट रहे हैं, चॉपिंग वुड, तो क्या पर्पस है, क्यों काट रहे हैं, क्या उसको बेचने के लिए काट रहे हैं, क्या बहुत ठंड है तो आग जलाने के लिए काट रहे हैं. तो वेबर का मानना है कि सोशियोलॉजिस्ट मस्ट एंटर द शूज ऑफ द एक्टर टू ट्रूली एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर. So we should not judge from outside. We have to try to feel what they feel. जिनको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं एज रिसर्चर्स, हमको उनके फीलिंग्स को खुद फील करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसर्चर्स ये डिसाइड करते हैं कि उनको रैग पिकर्स को स्टडी करना है इन स्लम्स, तो दे मस्ट लिसन टू देयर सेंस ऑफ डिग्निटी, देयर सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, नॉट अज्यूम पिटी. बाहर से देखने से हमें जैसा नजर आ रहा है, जरूरी नहीं कि उनका अपना व्यू पॉइंट भी वही हो. तो उनके उस पूरे व्यू पॉइंट को समझने के लिए वी हैव टू एंटर द शूज ऑफ द एक्टर्स. अब हम आते हैं सोशल एक्शन पे. सोशल एक्शन थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ वेबर जो उन्होंने अपने स्टडी इकोनॉमी एंड सोसाइटी में दिया है. इकोनॉमी एंड सोसाइटी सबसे पहले 1920s में पब्लिश हुई थी और उसके बाद में 1978 में. और यहाँ पे वेबर जो है वो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी को बताते हैं अकॉर्डिंग टू वेबर. सो वेबर सेड सोशियोलॉजी इज अ साइंस concerning itself with the interpretive understanding of social action and thereby with a causal explanation of its course and consequences. तो ये जो लाइन है ओरिजिनल लाइन है वेबर की. ऑफ कोर्स इट हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश, बट ये ओरिजिनल है उनका. और इसमें हमको सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी पता चलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन यही है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी. सो सोशियोलॉजी शुड डू टू थिंग्स. पहला क्या है, टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स, दैट इज द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन. और दूसरा
दूसरा जो वो बता रहे हैं, कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कोर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब हमको आउटकम को भी एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो पहला हमको समझना है मीनिंग्स फर्स्ट। यहाँ पे इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, वन हैज टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स। एंड दूसरा एक्सप्लेन आउटकम्स, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टडी करना है स्टूडेंट सुसाइड्स, लेट्स से स्टूडेंट सुसाइड्स इन कोटा, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इमोशनल बर्नआउट। इमोशनल बर्नआउट क्यों हो रहा है, वो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन तो हो गया, दैट इज द स्टूडेंट सुसाइड इन कोटा, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि क्यों हो रहा है, दैट इज द इमोशनल बर्नआउट, दैट इज द एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन के द्वारा आप समझ रहे हैं कि इमोशनल बर्नआउट, और फिर उसको लिंक करना है कॉज इफेक्ट से। तो मान लेते हैं कि आपने स्टडी किया और आपका कॉज इफेक्ट आया कि इट इज लिंक्ड टू इंस्टीट्यूशनल प्रेशर्स, मतलब कॉजालिटी। ये एक एग्जाम्पल है। अब इसको हम आगे समझते हैं सोशल एक्शन को। सोशल एक्शन इज एनी एक्शन दैट एन इंडिविजुअल अटैचेस मीनिंग टू। सोशल एक्शन को अब हम समझेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक है सोशल एक्शन का। सोशल एक्शन, किस एक्शन को हम सोशल एक्शन मानते हैं और कौन से एक्शंस जो हैं वो सोशल एक्शन नहीं कहलाएंगे। ऑल एक्शंस आर नॉट सोशल एक्शंस। तो पहला, एन इंडिविजुअल अटैचेस मीनिंग टू, मतलब कि और दूसरा इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स बिहेवियर एंड रिएक्शंस। सोशल एक्शन इज एनी एक्शन दैट एन इंडिविजुअल अटैचेस मीनिंग टू, एंड नंबर टू, इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स बिहेवियर एंड रिएक्शंस। सो सोशल एक्शन मस्ट हैव मीनिंग, ये तो क्लियर हो गया। पहला, इसको मीनिंग होना चाहिए जो इंडिविजुअल अटैच कर रहा है, और दूसरा, इट मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर्स। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए कि अगर फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है एंड somebody मेक्स अ रील ऑन इट, सो अ रील मेड ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट विथ हैशटैग्स एंड स्लोगन्स, दिस इज सोशल एक्शन। क्योंकि जिसने वो रील बनाई, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दैट पर्सन इज अटैचिंग मीनिंग टू दैट एक्शन, कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बना रहे हैं। फिर उन्होंने हैशटैग बनाया और दे हैव पब्लिश्ड इट ऑन द सोशल वेबसाइट्स। नाउ इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स बिहेवियर एंड रिएक्शन, बिकॉज लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, वो उसको वापस से अपना कमेंट्स डाल रहे हैं। सो इट एक्सप्रेसेस सॉलिडारिटी, इट एक्सपेक्ट्स रिएक्शंस। तो जो पर्सन ने रील बनाया और उन्होंने उस टॉपिक पे अपने रील को सोशल वेबसाइट पे डाला, नाउ दिस होल थिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एक्शन बिकॉज द इंडिविजुअल हैज अटैच्ड मीनिंग टू इट एंड इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स बिहेवियर एंड रिएक्शंस। लेकिन सभी एक्शन सोशल एक्शन नहीं होते हैं, नॉट सोशल एक्शन, ये भी हम लोग को समझना है। कौन सोशल एक्शन नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, इनवॉलंटरी क्राइज ऑफ पेन, एक्सीडेंटल कोलिजन ऑफ बाइक्स। ना ये जो चीजें हैं, दीज आर नॉट रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस थॉट प्रोसेस। सोच के, जैसे यहाँ पे रील बहुत सोच समझ के प्रीमेडिटेटेड बनाया, हमने डिसाइड किया कि हम इस रील को बनाएंगे, उसको डालेंगे। लेकिन अगर अचानक से आप चिल्ला दें, अचानक से आप चिल्ला दें, या फिर अचानक से आप रोड पे जा रहे हैं और बाइक एक्सीडेंटल कोलिजन हो जाए, तो दीज आर नॉट रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस थॉट प्रोसेस। सो इफ एन एक्शन हैज नो इंटेंशन और सोशल अवेयरनेस, इट इज नॉट सोशल एक्शन। और जैसे कि एक और एग्जांपल लीजिए कि अगर आपको अचानक से, आप बाहर हैं, पब्लिक में हैं और आपको छींक आ जाए, स्नीजिंग इन पब्लिक, ये सोशल एक्शन नहीं है, अचानक से हो गया। बट choosing to cover your mouth after COVID awareness campaign is, ये social action है, क्योंकि you have chosen to cover your face, your mouth during sneezing process after COVID awareness campaign, because अब आपने इस action में meaning attach किया और अब आपका behavior दूसरे के तरफ oriented है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके इस act से कोई दूसरा आदमी परेशान नहीं हो, किसी और को कोई दिक्कत नहीं आए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल प्रेइंग अलोन। अगर आप अकेले प्रे कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स, सो एक्शंस डन इन आइसोलेशन विदाउट अदर्स इन माइंड, एक्शंस डन इन आइसोलेशन विदाउट अदर्स इन माइंड मे नॉट क्वालिफाई एज सोशल एक्शन। मान लीजिए कि
मुहर्रम का त्योहार है और आप पब्लिकली जो है बाहर में अपने एक्सप्रेशन, अपने कलेक्टिव मोर्निंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये एक सोशल एक्ट है, सोशल एक्शन है। बट अगर आप घर पे प्रे कर रहे हैं तो ये एक सॉलिटरी प्रेयर है, तो यहां पर ये सोशल एक्शन नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू वेबर। तो आपने इसको अच्छे से समझ लीजिए कि किसको सोशल एक्शन कहेंगे, किसको सोशल एक्शन नहीं कहेंगे। और ये सब्जेक्ट मैटर सोशियोलॉजी क्या है? इट इज द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एक्शन। एंड दूसरा, आपको इसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन पे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। अभी हमने सोशल एक्शन क्या होता है इसको अच्छे से समझा, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सिलेबस से डायरेक्टली भी आप देखिएगा वेबर के सिलेबस में दिया हुआ है एकदम स्ट्रेट अवे कि सोशल एक्शन। और ये भी मैंने ब्लू बुक्स से पे बेस्ड है, ये पेज नंबर 972 पे आप देख सकते हैं। और बाद में जब आप ब्यूरोक्रेसी, ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़िएगा पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत, तो वहां पे ये वेबर का सोशल एक्शन यूज किया जाता है ब्यूरोक्रेसी को समझाने के लिए। और अभी के लिए हम इसको फिलहाल देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। तो वेबर ने क्या बताया? वेबर आर्ग्यूड दैट ऑल ह्यूमन एक्शन इज डायरेक्टेड बाय मीनिंग्स। अब ये जो मीनिंग का वर्ड है, जब हम इंटरप्रेटिव अप्रोच पढ़ते हैं तो ये बार बार मीनिंग, मोटिव्स रिपीट होता है, आई नो, लेकिन यहाँ पे ये इंग्लिश वर्ड की तरह यूज नहीं हो रहा है, ये सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए ये बार बार आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो एंगल वर्ड तो बार बार आएगा बिकॉज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो। तो उसी तरह से यहाँ पे मीनिंग्स जो है यहाँ पे आपको देखना है। So Weber emphasized that actions are not random or mechanical. They carry meaning, often shaped by culture or by intention. अब जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है, तो पोस्टिंग अ सेल्फी विथ इंक्ड फिंगर, जब हम वोट दे देते हैं तो बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे अपने फोटोज डालते हैं विथ symbolizing that they have voted. So with the inked finger on election day, this is not a personal photo. It symbolizes, it has some meaning attached to it. That is symbol, a meaning of responsible citizenship, civic pride. ये इसके पीछे छिपा हुआ है. So thus, in order to understand and explain an action, the meanings and motives that lie behind it must be appreciated. इसको, उसके पीछे का मीनिंग, मोटिव हमको समझना बहुत जरूरी है। Weber identified various types of action that are distinguished by the meanings on which they are based. तो ये जो मीनिंग हमने यहाँ पे समझा, तो उसको भी वेबर ने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है और उस बेसिस पे हम सोशल एक्शन को क्लासिफाई करते हैं कि सबके पीछे कौन सा मीनिंग छिपा हुआ है। So Weber categorized social action based on what kind of meaning the actor attaches to them. तो उसके बेसिस पे, इस मीनिंग के बेसिस पे 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन है। पहला है आपका अफेक्टिव और इमोशनल एक्शन। दिस स्टेम्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ टेम्पर, verbal abuse, physical violence. So these are the actions which are driven by feelings. This is not based on logic or on any tradition. जैसे कि कोई वायरल वीडियो, अ वायरल वीडियो शोइंग अ पैसेंजर स्लैपिंग एन एयरलाइन स्टाफ, इस तरह का आप वायरल वीडियो देखते होंगे कि जिसमें किसी एयरलाइन स्टाफ को गुस्से में किसी पैसेंजर ने मिसबिहेव किया ऑन फ्लाइट डिले, लेट्स से। सो ये एक इमोशनल आउटबर्स्ट है, यहाँ पे कुछ प्लान नहीं किया गया था, कोई रैशनैलिटी, लॉजिक नहीं है। दिस इज एन इमोशनल एक्शन स्टेमिंग फ्रॉम टेम्पर, वर्बल अब्यूज, फिजिकल वायलेंस। तो ये एक इमोशनल एक्शन, इसके पीछे का छिपा मीनिंग क्या है? मीनिंग है हमारा फीलिंग। फिर हम आते हैं ट्रेडिशनल एक्शन पे। नाउ ट्रेडिशनल एक्शन इज बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीव्स। Individuals act in a certain way because of ingrained habit. They have no real awareness of why they do something. ये जो इनके actions है, they have simply become second nature. ये traditional action है, long standing belief के basis पे है। अब जैसे अगर हम अपने बड़ों के सामने उपस्थित होते हैं तो doing प्रणाम, नमस्कार to elders in Indian society is second nature and it needs no prompting.
या फिर कई घरों में अभी भी शाम के वक्त में दिया जलाते हैं, तो लाइटिंग अ दिया इवनिंग इन फ्रंट ऑफ तुलसी प्लांट, ये भी एक रूटीन है जो बहुत सारे घरों की महिलाएं जो है करती हैं। एंड इट इज डन विदाउट क्वेश्चनिंग, उसमें कोई रीजन नहीं देखा जाता है। एक लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम है जिसको किया जाता है, और ये उनका सेकेंड नेचर हो जाता है, वो करने के बाद ही फिर दूसरा काम होगा। या फिर सिंपल सा, जैसे शाम के वक्त में आपने लाइट ऑन किया, फिर लोग प्रणाम जैसा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशनल एक्शन है। ये हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ पर बेस्ड है। इसके बाद आता है रैशनल एक्शन। ये रैशनल एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है बट ये रैशनल एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये गोल ओरिएंटेड है, इट इन्वॉल्व्स क्लियर अवेयरनेस ऑफ गोल। अब रैशनल एक्शन में ना एक्चुअली दो टाइप के हैं। एक पहला है ज्वेक रैशनल एक्शन। ज्वेक रैशनल एक्शन ये भी जर्मन वर्ड है। सो इसमें गोल, पहला वाले में इमोशंस था, दूसरे वाले में ट्रेडिशंस था, और तीसरे वाले में फाइनली गोल है। सो ज्वेक रैशनल एक्शन असेसमेंट ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ अटेनिंग गोल एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ये कॉस्ट बेनिफिट लॉजिक पे बेस्ड है। ये कंप्लीटली कैलकुलेटेड एक्शन है, मतलब चूजिंग द मोस्ट एफिशिएंट वे टू अचीव अ क्लियर गोल। जैसे मान लीजिए एक्शन ऑफ एन इंजीनियर हु इज बिल्डिंग अ ब्रिज। अब इस सिचुएशन में उन्होंने कितने सारे प्लान्स बनाए होंगे, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बनाया होगा और तमाम तरह की तैयारियां की होंगी। तो सच एक्शंस द एक्टर क्लियरली नोज हिज गोल्स एंड सेलेक्ट स्पेसिफिक मीन्स टू अटेन दीज गोल्स। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का एग्जाम ही ले लें। यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी करते समय जब स्टूडेंट एक प्लान बनाता है कि हम इस तरह से पढ़ेंगे, ये टाइमिंग होगी, इस तरह से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे, ये भी कंप्लीट गोल ओरिएंटेशन पे बेस्ड है। तो ये इन्वॉल्व्स क्लियर अवेयरनेस ऑफ गोल, और उसको वो असेस करते हैं और बेस्ट जो कोर्स ऑफ पाथ है वो लेने का प्रयास करते हैं। अब आता है चौथा, वर्ड रैशनल एक्शन। दिस इज ऑल्सो रैशनल एक्शन, ये भी एक रैशनल एक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये रिलेशन है इसका वैल्यूज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रेव कैप्टन, ही गोज डाउन विथ हिज सिंकिंग शिप, तो his action is also rational, not because it seeks to attain a definite external goal, but because to abandon the sinking ship would be regarded as dishonor. तो यहाँ पे उनका जो रैशनल एक्शन है ये वैल्यूज पर बेस्ड है। तो रैशनल एक्शन के दो हो सकते, दो टाइप्स हैं। ज्वेक रैशनल एक्शन जहाँ पे डायरेक्टली गोल के बारे में बात हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट लॉजिक के बारे में बात हो रहा है, और दूसरा वैल्यूज के बेस्ड में। तो यहाँ पे हमारा जो है सोशल एक्शन एंड टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन एंड होता है, और ब्यूरोक्रेसी जो है ये इसी रैशनल एक्शन पर बेस्ड है। अब हम चल रहे हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजल एक्सप्लेनेशन। सो वेबर्स गोल वाज नॉट सिंपली कंसर्न विद मीनिंग्स एंड मोटिव्स फॉर देयर ओन सेक। ऑफ कोर्स मीनिंग्स एंड मोटिव्स आर important, but just not for their own sake. He wanted to explain both social action and social change. He was interested in causality. तो कुछ समय पहले जब हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी देखा था अकॉर्डिंग टू वेबर, तो क्या दो बातें हमने पढ़ी थी। पहला, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एक्शन, मतलब मीनिंग्स एंड मोटिव्स, लेकिन उसके साथ में ही कॉजालिटी यानी कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पर भी फोकस था। तो वेबर वाज नॉट जस्ट अबाउट feelings, meanings, motives. He also wanted to show how ideas and these motives lead to large scale social change. So he was interested in causality. What causes change in society? Weber believed values and ideas are often the cause, not just economy or structure. अब यहाँ पे this is a reference to Marx, कि मार्क्स ने जो बताया कि कैसे जो इकोनॉमी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेस है, वो कैसे सुपर स्ट्रक्चर को कंप्लीटली जो है अफेक्ट करता है। और इसीलिए मार्क्स के कॉन्सेप्ट्स को कई बार इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। But Weber, he aimed to connect motives with outcomes, find the cause-effect relationship. So sociology should trace how people's values lead to real-world effects.
तो इसके लिए इन्होंने पढ़ा उन्होंने हिज स्टडी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। पहली बार ये 1904 में फर्स्ट पब्लिश हुआ था, उसके बाद 1958। तो अभी हमने सोशल एक्शन में एक उनका स्टडी दिखा था, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और दूसरा अभी हम देख रहे हैं द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसको हम डिटेल में जब रिलीजन चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम समझना चाह रहे हैं मेथोडोलॉजी वेबर का। तो वेबर का फर्स्ट पार्ट तो हमने फर्स्ट हैंड और टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन ये सब देख लिया। अब ये जो कॉजल एक्सप्लेनेशन है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये उन्होंने द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म से बताया था। सो ही स्टडीड हाउ प्रोटेस्टेंट रिलीजियस वैल्यूज जैसे कि डिसिप्लिन, थ्रिफ्ट, वर्क एथिक्स, they contributed to the rise of capitalism in the West. He claimed that Protestant ascetic values they helped in the capitalism's rise. These values, that the values of the discipline, hard work, frugal nature, they led to behaviors that unintentionally supported capitalist growth. तो एसेटिक प्रोटेस्टेंट एथिक्स, जिसको कैल्विनिज्म भी कहा जाता है, इसमें फ्रुगैलिटी है, हार्डवर्क है, डिसिप्लिन। फ्रुगल का मतलब होता है कि कम खर्च करना, और इसके इससे आया सोशल चेंज, क्या आया, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। बट इसके पीछे का मोटिव क्या है, मीनिंग एंड मोटिव, ये तो हमेशा रहेगा कि जो कैल्विनिज्म को फॉलो करते थे कैल्विनिस्ट, उनको ऐसा लगता था कि दे आर चोजन इन द आई ऑफ गॉड टू हेवन। तो इसके लिए ये जो इनके ये उनका अपना मोटिव था, द चोजन वंस इन द आईज ऑफ गॉड। और इसकी वजह से वो हार्डवर्क और फ्रुगैलिटी, डिसिप्लिन, इसमें बिलीव करते थे, और ये उन बिहेवियर्स को एक्चुअली बढ़ावा देता था, जैसे कि री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब फ्रुगल है, पैसा बचा रहे हैं, तो वो उस पैसे को लगाते थे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में, तो री इन्वेस्ट करते थे, तो री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड हार्डवर्क। और ये कैल्विनिस्ट बिहेवियर की वजह से राइज ऑफ कैपिटलिज्म, दैट इज सोशल चेंज, हुआ, ऐसा वेबर ने बताया। द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये जो अभी हमने कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखा, क्या इसका इंडिया में भी कोई आप पैरेलल एग्जांपल सोच सकते हैं क्या? एक देख सकते हैं कि वेबर्स आइडियाज कैन बी कंपेयर्ड विद हाउ द बिजनेस एथिक्स इन गुजरात कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। गुजरात में जो कम्युनिटीज, बिजनेस कम्युनिटीज हैं, वो ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेशन में है वहां पर। तो उनका जो बिजनेस एथिक्स है इन गुजरात, दे एम्फसाइज वैल्यूज लाइक फैमिली ट्रस्ट, फ्रुगैलिटी, इन्वेस्टमेंट्स, री इन्वेस्टमेंट्स। तो वहां भी वो प्रैक्टिसेस सिमिलर टाइप की हैं दैट हैव हेल्प्ड इन एंटरप्रेन्योर सक्सेस इन इंडियाज डायमंड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जैसे सूरत वगैरह। वहां पे कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, सभी लोग बिजनेस में हैं। तो एक इंडियन एग्जाम्पल, एक पैरेलल हम लोग ये देख सकते हैं, द बिजनेस एथिक्स इन गुजरात। अब इसके बाद में एक कंपैरेटिव मेथड, ये एक मेथडोलॉजी, ये जो मेथड वेबर के द्वारा यूज किया गया, यूजिंग द कंपैरेटिव मेथड वेबर कंपेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली कैपिटलिस्ट कंट्रीज and technologically advanced Oriental societies. He saw that the moral and religious beliefs of Calvinists as one of the main factors of emergence of capitalism in the West. So, Weber asked, why did capitalism rise in the West? Not in places like Oriental societies जैसे कि इंडिया और चाइना, despite lot of trade। ये उस वक्त भी इंडिया और चाइना में काफी ट्रेड होता था, जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे ट्रेड रूट्स थे इस साइड में भी। तो उसका अंडरस्टैंडिंग वेबर का है। वेबर का आंसर क्या है? वेबर का आंसर ये है कि इट वाज नॉट जस्ट द टेक्नोलॉजी और द ट्रेड, इट वाज वैल्यूज। कैल्विनिस्ट बिलीव्स गिव मॉरल सपोर्ट टू वेल्थ एक्यूमुलेशन एंड डिसिप्लिन्ड लेबर। तो यहाँ तक हमने देख लिया है द इंटरप्रेटिव मेथड गिवन बाय वेबर, जिसमें हमने मेनली सोशल एक्शन के टाइप्स, और उसके बाद में कॉजालिटी, क्योंकि जैसा वेबर ने बताया कि दो चीजें हैं, पहला तो आपको इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन देखना, और दूसरा कॉज इफेक्ट पे फोकस उनका है, और वो भी आपने देख लिया बाय वे ऑफ द हिज स्टडी इन द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ओके, अब नेक्स्ट हम चलेंगे टुवर्ड्स मेथोडोलॉजी ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म।
नेक्स्ट हम आते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पे। इसके मेथोडोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिकल डेटा वर्सेस द इंटरप्रेटिव अप्रोच। नाउ द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट दे डू नॉट रिजेक्ट the attempt to establish causal relationships in sociology। अभी हमने causal relationship वेबर का देखा था जिसमें cause effect relationship बहुत important है। इनफैक्ट हमने पढ़ा था कि कैसे वेबर focuses on the social change, कि सिर्फ social action मतलब मीनिंग्स एंड मोटिव्स सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं फॉर देयर सेक, फॉर देयर ओन सेक, बट टू अंडरस्टैंड सोशल चेंज। उसी तरह से अब हम आते हैं सिंबॉलिक इंट्रैक्शंस पे। यहाँ पे कॉजालिटी का कितना इंपॉर्टेंस है। सो दे डू नॉट रिजेक्ट द कॉजालिटी रिलेशनशिप, द स्टैटिस्टिक्स entirely, but they don't treat it as sufficient for understanding human behavior. They argue that statistics may miss the meanings people attach to their actions. In fact, interactionists view it as an important part of the sociologist's work. So they acknowledge that statistics has its place, especially in identifying trends, but it must be supplemented by deeper qualitative insights. However, they criticize reliance on statistical data, which they argue fails to provide meaningful insight into the actual behavior of individuals. So, uh, this is self-explanatory that the pure numbers don't reveal what actions mean to the actor. Interactionists want to understand the inner world of the individuals. So instead, they emphasize the internal processes through which people interpret the world around them and give meaning to their own lives. Internal processes. So they focus on meanings, they focus on how meanings are created and negotiated. Meanings are created and negotiated in everyday interactions. तो जब एक बच्चा स्कूल में एक पढ़ने वाला बच्चा जब ये कहता है कि आई फेल्ड because I don't study, I didn't get an opportunity to study in English medium. So they are assigning meaning to their failure shaped by societal expectations, peer interactions. तो उन्होंने अपने वर्ल्ड को एक इंटरप्रिटेशन दिया है, एक मीनिंग दिया है कि क्यों ऐसा हुआ। So interactionists focus on the internal processes. अब हम आते हैं एक important concept पे, self concept and behavior. So interactionists emphasize the concept of self concept, मतलब कि how individuals perceive themselves. So central to this theory is the idea that we don't act based only on external reality, but on how we see ourselves. The concept of self concept. Individuals possess a self concept and image of themselves. So, this self image shapes how we behave, and this is not fixed, it evolves. This self concept is built, reinforced, or modified through interactions with others. It is built, reinforced, or modified through interaction with others. So our identity, it develops from feedback from others, their approval, their rejection, their judgment. तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड एंड वो एक एलीट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए पढ़ने के लिए। Imagine a student from a rural background coming to a very elite coaching institute. So they may change their self perception based on how peers, their friends or teachers treat her, not just her academic scores. Human beings develop an idea of what kind of person they are and then act in accordance with that image. We internalize a role or identity and act it out in our daily life. For example, one might see themselves as caring or tough, honest or dishonest, weak or strong, and their behavior reflects this sense of their own character. So, self concept becomes the script we perform. If someone sees themselves as a protector of their family, their choices may reflect sacrifice or vigilance. अब हम आते हैं रोल ऑफ अदर्स रिएक्शंस। अभी हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट देखा, अब सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या उस सेल्फ कॉन्सेप्ट पे क्या असर पड़ता है
by the role of others' reactions. ये बहुत important है. So the response of others to an individual's actions shape their self-concept. मतलब कि how people treat us influences how we see ourselves. This is the idea of looking glass self by Charles Cooley. So if others respond negatively, it can become difficult for the individual to maintain a positive self-concept. So repeated criticism, social rejection, it may make someone internalize failure or inferiority. So interactionists argue that labeling by others, for example as deviant, unsuccessful, intelligent, it can create self-fulfilling prophecies where people adjust their behavior to meet the expectations of others. So, interactionists argue that people may start living up to the labels which they are given, positively or negatively. So, if you are constantly told you are a failure, you may stop trying and thus fulfilling the prophecy. जैसे कि कई बार टीचर्स स्पेशली गर्ल्स को बोलते हैं कि साइंस आपके लिए नहीं है, आप ये दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए. इवन फैमिली मेंबर्स भी कई बार कहते हैं. तो हो सकता है टैलेंट भी हो, इंटरेस्ट भी हो, सब कुछ हो, बट स्टिल बार बार बोलने से उसको इंटरनलाइज कर लिया जाता है एंड फाइनली द पर्सन माइट अबैंडन देयर इंटरेस्ट डिस्पाइट द टैलेंट. सो दिस आइडिया इज सेंट्रल टू द labeling theory. And this labeling theory we'll study more in the deviance chapter. This has been given by Howard S. Becker. अगर आप ऑरेंज बुक को रेफर करते हैं तो पेज नंबर 514 में आप जाके देख सकते हैं. सो लेबलिंग इज नॉट जस्ट अ डिस्क्रिप्शन, इट बिकम्स अ सोशल फोर्स शेपिंग बिहेवियर. Labeling theory explains how deviance is not inherent in any act. मतलब एक्ट में खुद डिवियंस नहीं है, but rather arises from how society labels certain actions in individuals. It focuses on societal reactions rather than the original act itself. So how it works? मान लीजिए an individual commits certain act. Society reacts to the act, calling it deviant or criminal. The individual internalizes this label and begins to act accordingly, and this process can lead to a self-fulfilling prophecy. जैसे young protesters in campus movements, कैंपस में कुछ पॉलिटिकल सोशल इश्यूज के लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं. मान लीजिए सीए एनआरसी को लेकर या फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर. दे मे बी लेबल्ड एज एंटी नेशनल और urban naxals by media or political actors. Now these labels, they affects how they are treated and how they begin to see themselves. खुद को भी वो कैसे देख रहे हैं. Even if their initial act was maybe just for the purpose of dissent or even peaceful, तो ये अपने बिहेवियर को वो एडजस्ट करते हैं उस तरह से जैसे उनके ऊपर लेबल्स दिया जाता है, एंड देन दे क्रिएट द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज. अब हम आते हैं मेथोडोलॉजी पे. हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में जो मेथोडोलॉजी समझाया गया है कि द अमेरिकन इंटरैक्शनिस्ट, दैट इज द हर्बर्ट ब्लूमर, ही डेवलप्ड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज व्यूज फॉर सोशियोलॉजिकल मेथोडोलॉजी. जो अभी तक हमने देखा सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में, इस व्यूज को उन्होंने मेथोडोलॉजी के लिए समझाया. So Bloomer took these theoretical ideas and applied them to how research should be done. Bloomer rejects the simplistic attempts to establish causal relationships that characterize positivist methodology. Cause effect relationship को वो reject नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तरीके से उसको पढ़ा जा रहा है, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी का जो तरीका जैसे उसको पढ़ रहे हैं, मतलब कि एक चीज से वन कॉजेज अनदर, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, इसको ये सिंपलिस्टिक अटेम्प्ट मानते हैं और इसको वो रिजेक्ट करते हैं. ही आर्ग्यूड अगेंस्ट द आइडिया दैट ए ऑलवेज कॉजेज बी, कि ये होगा वन कॉजेज अनदर, ए कॉजेज बी, इसको वो रिजेक्ट करते हैं. उनका कहना है कि लाइफ इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर सच मैकेनिकल एक्सप्लेनेशंस. अब जैसे कि पॉजिटिविस्ट अप्रोच से देखें तो उनका क्लेम क्या होता है? उनका क्लेम होता है कि जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं वो कैसे न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई, क्या कॉज था, क्या इफेक्ट हुआ? तो कॉज था इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कॉज है उसकी वजह से एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिलीज जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई. तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच से देखेंगे तो ये कॉज इफेक्ट. सो ए कॉजेज
A causes B. But Bloomer disagrees. He says this is an oversimplification. You can't explain the breakdown of joint families just through economic terms. Bloomer argues that data on meanings and interpretation that actors give to various facets of industrialization and family life are essential before a relationship can be established between the two factors. मतलब before concluding causality, we need to understand what industrialization or family means to those who experience it. ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कॉज इफेक्ट बनाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो एक्टर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ये लाइफ जी रहे हैं, वो इस पे क्या मीनिंग और इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या मीनिंग दे रहे हैं, फैमिली लाइफ को क्या मीनिंग दे रहे हैं. सिंपली हम ये नहीं कह सकते कि ये इससे ये हो गया. What are the key points from Bloomer? Number 1, simplistic attempts to use statistics to explain social problems often fail to understand the meaning of action. So numbers alone don't capture why something is happening. दूसरा, sociologist must immerse. ये immerse word important है. ये immersive concept पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि sociologist must immerse themselves in the area of life they wish to investigate. तो क्या करेंगे sociologist? Participate, observe, empathize. Don't be a distant analyst कि बस सिंपली गए और उस पे हमने डेटा ले लिया. जैसे कि मान लीजिए आपको गिग वर्कर्स, उनके एस्पिरेशंस को स्टडी करना है इंडिया में, तो इट रिक्वायर्स टॉकिंग टू देम. बस हम अगर स्विगी या जोमैटो उस तरह के प्लेटफॉर्म से डेटा ले लें, रिपोर्ट्स ले लें और उससे समझने का ट्राई करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे. हमको अपने आप को इमर्स करना पड़ेगा. फिर वो कहते हैं कि अवॉइड फिटिंग डेटा इनटू प्री डिफाइंड कैटेगरीज. मतलब कि लेट पीपल स्पीक इन देयर ओन वर्ड्स, डोंट फोर्स देयर एक्सपीरियंसेस इनटू रिजिड बॉक्सेस. अटेम्प्ट टू ग्रास्प द एक्टर्स व्यू ऑफ सोशल रियलिटी, उनका सोशल रियलिटी, अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, not impose yours. So we need to feel our way inside the experience of the actor. This means that the researcher must take the role of the acting unit, मतलब जो actor है, whose behavior he is studying. So walk in their shoes, feel your way inside their world. लेकिन सबसे important चीज कि Bloomer offers no simple solutions as to how this type of research may be conducted. उनके खुद के वर्ड्स में he says it is a tough job, requiring a high order of careful and honest probing, creative yet disciplined imagination, resourcefulness and flexibility in study, and a constant readiness to test and recast one's views. Bloomer का quote है 1962. So this methodology is hard. It needs patience, honesty, openness and imagination. लेकिन वो चाहते क्या है वो तो बहुत क्लियर है कि सिर्फ हमको कॉज इफेक्ट नहीं देखना है, सिंपलिस्टिक टर्म्स में जैसे पॉजिटिविस्ट देखते हैं, मीनिंग और इंटरप्रिटेशन देखना है, और हमको इमर्स कर लेना है उन एरियाज में जिसको हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं. डेटा को प्री डिफाइंड कैटेगरी में फिट नहीं करना है. जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं उनके व्यू से हमको सोशल रियलिटी को देखना है. एंड वी मस्ट टेक द रोल ऑफ द एक्टिंग यूनिट जिनको हम स्टडी कर रहे हैं. मतलब कि हमको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, एम्पैथाइज करना होगा. अब हम आते हैं थर्ड इंटरप्रेटिव मेथोडोलॉजी पे, फेनोमेनोलॉजी. इसका क्या डेफिनेशन और सेंट्रल आइडिया है? Phenomenology represents the most radical departure from the scientific quantitative methodology. It rejects the scientific view that there is one external objective truth. सबसे पहले तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट ही कर दिया. जैसे पॉजिटिविस्ट का कहना है कि एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया. It is defined as the study of lived phenomena within everyday social context from the perspective of those who experience them. ये definition है इसका, इसको याद कर लें. ये definition टिचन एंड हॉब्सन इनके द्वारा 2005 में दिया गया है. Again, it is defined as the study of lived human phenomena
within everyday social context from the perspective of those who experience them. So, इसका मतलब क्या हुआ? We understand the world as people live and feel it, not as it appears in data. Key features: it rejects the causal explanations. अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ठहरते हैं. हमने स्टार्टिंग से कैसे देखा है कि वेबर का जब इंटरप्रेटिव हमने देखा, पॉजिटिविस्ट में तो कॉजल एक्सप्लेनेशंस बिल्कुल है कि हमको कॉज इफेक्ट तो देखना ही है. जब हम वेबर पे आए तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मोटिव्स मीनिंग्स इस पे फोकस किया, बट वहां भी कॉजालिटी था, कॉज इफेक्ट को इस्टेब्लिश करना है. फिर आया हम सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में, तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में भी कॉजल एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया गया है. बस ये कहा गया है कि सिंपलिस्टिक टर्म्स में कॉज इफेक्ट नहीं देखना है, उसको डीपली समझना है, इमर्स करना है, और जो एक्टिंग यूनिट है, जो एक्टर है, उसके शूज में जाकर हमको समझना है. डीपर अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है. लेकिन फेनोमेनोलॉजिस्ट जो हैं, दे गो बियॉन्ड सिंबॉलिक इंटरेक्शंस एज वेल बाय रिजेक्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉजल एक्सप्लेनेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. मतलब कि phenomenologists do not believe that human behavior can be explained through simple cause effect models. इन्होंने इस causal explanation को पूरी तरह से ही रिजेक्ट कर दिया है. नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 2, there is no objective reality. जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इन्होंने फर्स्ट में ही ये बहुत ही रेडिकल डिपार्चर है फ्रॉम द पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज. ये ठीक इसका मतलब उसका एक एंटागोनिज्म है, ठीक उसका उल्टा. There is no objective reality. They do not believe in the existence of a single objective reality that can be measured and classified. So there is no objective reality. Reality is not fixed. Reality is constructed. According to them, human beings make sense of the world by imposing meanings and classifications upon it. What something means to a person is shaped by their culture, history, and inner world. These meanings and classifications form a social reality. So social reality is not out there कि कहीं बाहर में कुछ है, कोई reality जिसको हमको measure करना है. It is created by people through their own interactions. Hence, social reality is subjective, based on individuals' interpretations and meanings. अब एक एग्जाम्पल देखिए, ज्योग्राफी का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मैप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा मैप के साथ ही आपको पढ़ना होता है. अब मैप में हमने डिसाइड किया कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जब हम मैप में देखते हैं तो अर्थ जो है हमारा प्लैनेट, ये एक सर्कल है, एक स्फीयर है. तो हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सबको ऊपर बनाया, कोई जरूरी नहीं था. ये रियलिटी कंस्ट्रक्ट की गई. नीचे में जो हम एशिया बनाते हैं और अफ्रीका बनाते हैं, ये सभी जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इनको ऊपर भी बनाया जा सकता था. आप अगर कुछ गूगल पे सर्च कीजिएगा तो इस पे भी काफी सारा डिबेट है. तो ये रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया गया. ह्यूमन बीइंग्स ने अपने हिसाब से मीनिंग्स लगाया कि ठीक है, वो कॉन्करर्स थे, मोस्टली कॉन्करर्स थे, और उन्होंने अपने आप को ऊपर में रखा. और नीचे में जो दूसरे कंट्रीज थे, अफ्रीका और एशिया, जहां पे उन्होंने कॉन्कर किया, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, उसको उन्होंने नीचे रखा. तो ये जो रियलिटी है, ये हर बच्चा पढ़ रहा है इस मैप को, इस ज्योग्राफिकल मैप को, और ये लगातार लोग पढ़ते ही जा रहे हैं. और हमेशा जब बनाना होता है मैप को तो नॉर्थ अमेरिका ऊपर रहता है, यूरोप ऊपर रहता है, और जब हम बनाते हैं अफ्रीका, एशिया, तो उसको हम नीचे बनाते हैं. लेकिन ये रियलिटी एक ट्रुथ बन गया, बट ये रियलिटी क्या ट्रुथ था? नहीं, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया. सो अगर इस कॉन्सेप्ट से हम देखें तो सोशल रियलिटी कहीं बाहर में नहीं है जिसको मेजर करना है, इसको हम खुद अपने इंटरेक्शन से बनाते हैं. अब इनके हिसाब से सोशियोलॉजिस्ट का क्या रोल है? फेनोमेनोलॉजी के हिसाब से सोशियोलॉजिस्ट को क्या करना है? So sociologists must limit themselves to understanding meanings and classifications people use to order and make sense of the world. So they must focus on the subjective meanings, must study how individuals interpret
classify and give meaning to the world. They prefer qualitative methods जैसे कि interviews, observations, इस पे उनका फोकस है. Causality को उन्होंने पूरी तरह से ही निगेट कर दिया, objective reality को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. Now, phenomenologists emphasize subjective meanings and social construction of reality. Their focus is on individual's consciousness and internal interpretations. वो खुद क्या समझ रहे हैं. Therefore, they prefer qualitative methods. For example, interviews, observations that access the subjective state of individuals. तो उनके हिसाब से सोशियोलॉजिस्ट का ये रोल है, मीनिंग और क्लासिफिकेशंस को समझना. अब इसमें हम की स्टडी और एग्जाम्पल्स को देखते हैं. ये जो नाम वगैरह है, स्टडी है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको लिखिएगा तो आपका आंसर एकदम निखर कर आएगा. इसमें अलग लगेगा, निखर के आएगा. ये नाम और ये जो स्टडी वगैरह रेलेवेंट जगह पर डालने से आपके आंसर स्टैंड आउट करता है बाकी सभी के आंसर से. सो पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं. साइमन चार्ल्स वर्थ in year 2000 study in year 2000 a study a phenomenology of working class experience. तो उन्होंने इसको वर्किंग क्लास एक्सपीरियंस से समझने का ट्राई किया. उनका मेथड क्या था? इंटरव्यूज. और उनका फोकस क्या था कि हाउ वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स इन रॉटरहैम एक्सपीरियंस लाइफ. तो लोगों के लिव्ड फेनोमेनोलॉजी लिव्ड फेनोमेना है, मतलब कि लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस को हमको समझना है. तो साइमन चार्ल्स वर्थ ने इसने एक स्टडी किया, अ फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी ऑन वर्किंग क्लास एक्सपीरियंस. सो हाउ वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स इन अ प्लेस कॉल्ड रॉटरहैम दे एक्सपीरियंस डेली लाइफ. क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे डिग्निटी, डिस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन, बहुत कुछ हो सकता है उनके जीवन में, उसको उन्होंने स्टडी किया. फिर एक एग्जाम्पल है ऑफ डॉन हॉब्सन एंड एंजी टिचिन. हॉब्सन टिचिन अभी हमने देखा था, जिन्होंने डेफिनेशन दिया है यहाँ पे. फेनोमेनोलॉजी का जो डेफिनेशन है, सेम टू पीपल. इनका एक स्टडी है यहाँ पे, डॉन हॉब्सन एंजी टिचिन इन 2005. इनका स्टडी है ऑब्जर्वेशन एंड इनफॉर्मल इंटरव्यूज ऑन द एथिक्स ऑफ नर्सेज ऑन कैंसर वार्ड इन अ लंदन हॉस्पिटल. इन्होंने स्टडी किया एथिक्स ऑफ नर्सेज इन अ कैंसर वार्ड, और इनका मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड इनफॉर्मल इंटरव्यूज. सो दे फोकस्ड ऑन हाउ नर्सेज मेड एथिकल डिसीजंस इन इमोशनली डिफिकल्ट कॉन्टेक्स्ट. कैंसर वार्ड में जो पेशेंट्स है, ऑफ कोर्स अपने बहुत ही डिफिकल्ट मतलब अपने स्टेजेस में रह रहे होंगे. तो यहाँ पे बहुत उन्होंने स्टडी किया कैसे है नर्सेज मेड एथिकल डिसीजंस इन इमोशनली डिफिकल्ट कॉन्टेक्स्ट विच आर नॉट कैप्चर्ड इन फॉर्मल पॉलिसीज. इसको अगर फॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे तो कैप्चर नहीं हो पाएगा. ये दो स्टडी है. और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बाय सिसरल इन 1976. नाउ he examined, Cicero in 1976 examined juvenile justice and how police classify juveniles into delinquent and non-delinquent. Showed how police and judges classify juveniles as delinquent or non-delinquent. He argued that official statistics are social products based on meanings imposed by those who produce them, for example, police and judges. He argued that these labels of delinquency reflect meanings imposed by authorities, not objective facts. So he challenged the idea of objective reality in crime statistics. मतलब वो आर्ग्यू क्या कर रहे हैं? वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि टू अज्यूम देयर इज अ ट्रू क्राइम रेट. मतलब जब स्टैटिस्टिक्स भी होता है, अभी तक हमने ये समझा था कि जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, जो ये डेटा है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, बट ऐसा नहीं है. डेटा को जो क्लासिफाई भी किया जा रहा है, उसको भी तो कोई इंसान क्लासिफाई कर रहा है. उसको जब वो क्लासिफाई कर रहा है एज डिलिक्वेंट और नॉन डिलिक्वेंट, तो वहां पे वो अपना सब्जेक्टिविटी तो यूज कर ही रहे हैं. जैसे कि अगर किसी को जुवेनाइल को डिलिक्वेंट या नॉन डिलिक्वेंट में क्लासिफाई करना है बाय पुलिस और बाय जजेस, तो वो वहां पे अपनी सब्जेक्टिविटी तो आ ही जा रहा है उनके डेटा में. तो ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को जिसको हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मानते हैं, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है. So there is no single objective reality. To assume there is a true crime rate is to misunderstand social reality. This classification is subjective.
इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया है कि व्हाट वन पर्सन में क्लासिफाई एज चेयर, अगर एक रूम में चेयर रखा हुआ है तो हम उसको चेयर के रूप में देखेंगे, लकड़ी का बना चेयर या कोई भी चेयर, तो चेयर ही देखेंगे। एक आदमी उसको चेयर की तरह देख सकता है। लेकिन अचानक से अगर लड़ाई हो जाए और कोई उसको उठा के किसी पर मार दे तो वो हो गया वेपन। कॉन्टेक्स्ट की वजह से, सब्जेक्टिविटी की वजह से इसका क्लासिफिकेशन भी बदल गया। अगर कहीं पर लड़ाई हो जाए तो वेपन बन जाएगा। सो किचन में रखा हुआ नाइफ, उससे हम सब्जी काट रहे हैं तो वो जरूरत की चीज हो गई। लेकिन अगर वहीं कहीं पर कॉन्टेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन अगर बदल जाए तो वेपन भी हो सकता है। सो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस इक्वल टू डिफरेंट रियलिटीज। देयर इज नो सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी आउटसाइड ऑफ दीज मीनिंग्स। तो ये है फेमिनोलॉजी का कंक्लूजन। इसके बाद में हम एक समरी करेंगे, इसमें हम रिकैप करेंगे तीनों के बेसिस पे। अब एक रिकैप देखिए, हमने जो फर्स्ट लेक्चर देखा था इस मेथोडोलॉजी वाले में, जिसमें हम पॉजिटिविज्म पे फोकस किए थे, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी पे। तो पॉजिटिविज्म से हम आए इंटरप्रेटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म से हम आए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिर लास्टली हम आए फेनोलॉजी पे। यानी कि एक पॉजिटिव साइंस से हम कंप्लीटली ह्यूमन एक्सपीरियंस पे आ गए, जहाँ पे सिर्फ कॉज इफेक्ट कॉजालिटी इंपॉर्टेंट था, वहां से हम कॉजालिटी को हमने टोटली रिजेक्ट कर दिया। तो क्या पोजीशन है, क्या बिलीफ है और क्या पढ़ रहे हैं, इसका एक समरी करने से हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। तो पहला पर्सपेक्टिव क्या है हमारा, पॉजिटिविज्म। वहां पे बिलीफ क्या है, बिलीफ है कि रियलिटी एग्जिस्ट और उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे डरकहाइम ने अपने रेट ऑफ सुसाइड में बताया कि एक रियलिटी है सुसाइड और उसको हम मेजर करेंगे। और जो व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं उनके कॉन्शियसनेस को देखकर नहीं मेजर करेंगे। रेट ऑफ सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट और उसको हम दूसरे सोशल फैक्ट में मेजर करेंगे, और इसको उन्होंने करके दिखाया। तो व्हाट दे स्टडी द कॉजेस, पैटर्न्स, स्टैटिस्टिक्स, इस पे इनका पूरा फोकस है। इसके बाद आया इंटरप्रेटिविज्म। इंटरप्रेटिविज्म जो वेबर ने बताया, फ्रेस्टन बताया, सोशल एक्शन बताया, टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन बताया, सारी चीजें उन्होंने भी कंपेयर किया और कॉजालिटी को भी देखा। जैसे कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म में, कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स की वजह से कैपिटलिज्म का राइज हो रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं, उनका कहना है कि हाँ रियलिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमको इंटेंशन मतलब मीनिंग मोटिव भी समझना है, मीनिंग बिहाइंड एक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा हम मीनिंग पर आए। इसके बाद आता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या कह रहा है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कह रहा है कि रियलिटी इज सोशली मेड, रियलिटी को हम सोशली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बट ये भी कॉजालिटी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि सिंपलिस्टिक टर्म्स में कॉजालिटी को नहीं समझना है, इसको अपने आप को इमर्स करके एकदम उसके शूज में जाकर बढ़िया से उसके एक्टर के एक्टिंग, वो क्या मीनिंग मोटिव्स के साथ में वो एक्शन कर रहा है उसको बढ़िया से समझना है। और इसको पढ़ क्या रहे हैं वो, शेयर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा, सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, और ये जो हमारा परसेप्शन है ये चेंज भी होता है, मॉडिफाई भी होता है, कैसे, थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ अदर्स, वो कैसे हमको देख रहे हैं। और इसमें हमने दो चीजें पढ़े थे, लेबलिंग थ्योरी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शन कह रहा है कि रियलिटी इज सोशली मेड, एंड इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, शेयर्ड मीनिंग्स फ्रॉम इंट्रैक्शन। लास्ट में हमारा फेनोमेनोलॉजी था, जिसने ऑब्जेक्टिव रियलिटी को भी रिजेक्ट कर दिया, कॉजालिटी को भी रिजेक्ट कर दिया, और उनका कहना है कि पीपल लिव इन देयर माइंड्स, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, सिर्फ लिव्ड एक्सपीरियंस है। हम खुद कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, हमारा क्या एक्सपीरियंस है, यही इंपॉर्टेंट है। और इसी को वो पढ़ते हैं, पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंस को, सब्जेक्टिव मीनिंग को। क्योंकि ये सभी फाउंडेशनल इन नेचर हैं ये लेक्चर्स, क्योंकि ये आपके फाउंडेशन को क्रिएट कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बने, मतलब इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बने। और इसमें कोई फाउंडेशनल लेवल पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार ये अच्छे से बन जाता है तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पेपर 1 के लिए है, एक बार इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो जब हम पेपर 2 का भी जब पढ़ेंगे, वहां पे भी जो मेथोडोलॉजीज यूज की गई हैं, तो फाउंडेशन तो यही है, इसी चीज को वहां पर भी पढ़ा गया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो हमारे काम वहां भी आएगा। तो इसको अच्छे से समझिए, भले इसमें समय ज्यादा लगे। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसके बाद जो 4 हैं क्रिटिकल सोशल साइंस वगैरह, वो जो मैंने अभी आपको बताया है, उसका मैंने पेज नंबर बताया हुआ है, आई थिंक 898 टू 907, ब्लू बुक में जाके देखिएगा। उसको प्लीज एक बार पढ़ के रखिए बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर।
और अभी के लिए इतना ही। एंड आई होप आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, एंड आई एम पुटिंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और मैंने आज के लेक्चर को थोड़ा सा और टाइम लग गया क्योंकि द नोट्स आई हैड मेड, आई वाज नॉट सो मच सेटिस्फाइड विद इट, तो मैंने उसको स्क्रैप करके वापस से बनाया। और फर्स्ट आई नीड टू कन्विंस माई सेल्फ कि आई एम पुटिंग आउट द बेस्ट ऑफ द सोर्सेज एंड बेस्ट ऑफ द मटेरियल जो आपके काम आए। और चूंकि ये फाउंडेशनल है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो यहाँ पे कोई गलती जो है नॉन एक्सेप्टेबल है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कोई मिस्टेक नहीं हो, बिल्कुल एकदम जो सबसे ज्यादा हार्लम बोस की जो सबसे स्ट्रॉन्ग बुक है ब्लू बुक, उससे पूरा ये मैटर लिया हुआ है। एंड आई होप कि आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको प्लीज बाकी लोगों को भी बताएं। एंड अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो एटलीस्ट इन सभी चीजों को, आपको हो सकता है स्टार्टिंग में लगे कि ये रेपिटेटिव है और इसको बार बार बताया जा रहा है, बट हर चीज का अपना एक सीक्वेंस होता है। अगर सीक्वेंस से आप उस चीज को नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो आपके दिमाग में उस तरह से रजिस्टर नहीं हो पाता है। और दिमाग में अच्छे से रजिस्टर होने के लिए उसको सीक्वेंस से ही प्लीज पढ़िए, भले आपको रिपीटेटिव इन नेचर लगे। बट यूपीएससी के एग्जाम के प्रिपरेशन में, किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में, जब तक आइट्रेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, तो आप चीजों को याद नहीं रख पाइएगा। भले स्टार्टिंग में आपको वो बोरिंग लग सकता है कि अरे बार बार वही चीज बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें सटल डिफरेंसेस होते हैं, किसी में कुछ और बताया जाता है। तो उसको प्लीज आप पूरा देखिए, पूरे अच्छे से समझिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, and let us meet in the next lecture. All the best.